जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात करें तो भारत के इतिहास में वैदिक युग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व कांस्य युग के अंत और प्रारंभिक लौह युग तक रहा। कांस्य युग का जब अंत हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जब उसका अंत हो गया, इसके बाद से लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के कारण जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र, जैसे गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोहे से जो पेड़ था उसको काटना आसान हो गया। तो जितने भी जंगल थे, जंगल को साफ करके नई नई बस्तियाँ बसाई जाने लगी। तो यहाँ जो वही कहा गया है, ठीक है। यह अवधि शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और दूसरे शहरीकरण के बीच की है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व मध्य भारत गंगा के मैदान में शुरू हुई थी। इसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो इस दौरान रचित पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। वैदिक ग्रंथों के रचनाकारों ने स्वयं को आर्य बताया। इस युग को प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। वैदिक युग का अध्ययन करने के स्रोत क्या क्या है? स्रोत, साहित्यिक स्रोत की बात करें, वैदिक ग्रंथ हैं। प्रारंभिक वैदिक पाठ ऋग्वेद, इसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। पूर्ववर्ती वैदिक ग्रंथ जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ। वेद अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था। इलियड और ओडिसी होमर द्वारा लिखित 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। वेद अवेस्ता में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों का जिक्र करते हुए इंडो ईरानी भाषियों की भूमि और देवताओं का उल्लेख किया गया है। वेदों के साथ इसकी भाषाई समानता से पता चलता है कि प्रारंभिक आर्यों की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से के बाहर हुई है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है आर्यों की, ये आल्पस पर्वत के क्षेत्र के एरिया में हुई है, लगभग वहीं पे आसपास, ठीक है। शिलालेख की बात करें, इराक सीरिया के कासिड शिलालेख 1600 ईसा पूर्व और मितानी शिलालेख 1400 ईसा पूर्व से पता चलता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से पश्चिम की ओर इराक में चली गई। नेक्स्ट है बोगज कोई जो शिलालेख था। वैदिक देवताओं के नाम वाला सबसे पुराना शिलालेख लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की सीरिया बोगज कोई क्षेत्र में खोजा गया था। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, दक्षिणी साइबेरिया की एंड्रोनोवे संस्कृति 2000 से लेकर 1150 ईसा पूर्व आर्यों के प्रवास के पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करती है। उन्होंने हिंदू कुश, बैक्ट्रिया, मार्जियाना पुरातत्व परिसर क्षेत्र में भारत में प्रवेश किया। जो हिंदू कुश का क्षेत्र है, जो हिंदू कुश पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के पास, वहाँ से लोग प्रवेश किए, यहाँ ये बताया गया है। सिंधु और घग्गर नदियों के किनारे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 1700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक खुदाई की गई। नेक्स्ट देखते हैं इंडो आर्य के बारे में। इंडो आर्य एक भाषाई शब्द है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार की इंडो ईरानी शाखा के एक उपसमूह के वक्ताओं का संदर्भित करता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और पूज्य होता है। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में अक्सर बहस होती रहती है कि इस पर अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो देखते हैं लोग कहाँ कहाँ बताते हैं कि कहाँ कहाँ से आर्य आए थे। यूरोप में प्रवासन, विलियम जोन्स मॉर्गन बोले, इसके जो साक्ष्य हैं, अर्ध खानाबदोश आर्य पूर्वी यूरोप में विशेष रूप से काला सागर के उत्तर के क्षेत्रों से भारत में आए। विलियम जोन्स बोल रहे हैं। ये ग्रीक, लैटिन, जर्मन और संस्कृत जैसे इंडो यूरोपीय भाषाओं के बीच भाषाई समानता लाए थे। जैसे कासाइट मेसोपोटामिया के सूर्य और मरुत शिलालेख वैदिक सूर्य और मरुत के समकक्ष हैं। मध्य एशियाई सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया था, ये मेयर हर्जफेल्ड ने। अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है और वेद के बीच भाषाई समानताएं। दोनों ग्रंथ न केवल शब्द समानताएं बल्कि साझा अवधारणा भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अहुरा, असुर, हाउमा, सोम आदि शब्दों में ह और स का विनिमय उपयोग किया गया। आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि वहाँ से आए थे। तिलक ने तर्क दिया कि पूर्व हिमनद काल के दौरान उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल घर था।
जिसे उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण छोड़ दिया। वेदों में 6 महीने लंबे दिन और रात का उल्लेख मिलता है, जो आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक अनोखी घटना है। तिब्बत सिद्धांत, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये लोग तिब्बत से हैं। देखते हैं, अत्यधिक ठंड के कारण तिब्बत में सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती थी और ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और जीव तिब्बत में पाए जाते थे। भारतीय सिद्धांत देखते हैं, ये डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने बताया था। वेदों के साहित्य साक्ष्य विशेष रूप से ऋग्वेद सप्त सिंधु को उनकी प्राथमिक मातृभूमि के रूप में महत्व देते हैं। भाषाई दृष्टिकोण में संस्कृत अपने मूल इंडो यूरोपीय शब्दों का विशाल श्रृंखला के साथ साथ अन्य यूरोपीय भाषाओं की तुलना में पैतृक आर्य भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध का परिचय देती है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित अनुष्ठान भारत में निहित प्रथाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, अब वैदिक काल की बात करें तो इसका भौगोलिक विस्तार पहले देखते हैं। आर्य मुख्य रूप से सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे, जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा गया। ये 7 नदियां हैं। 7 नदियों में झेलम, जिसको पहले वितस्ता बोला जाता था, ब्यास, पिपासा, चिनाब, अस्किनी, रावी, पुरुषनी, सतलज, सुतुद्री, सरस्वती, घग्गर या हाकरा और सिंधु है। उनके क्षेत्र में अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा के वर्तमान हिस्से शामिल हैं। ऋग्वेद में सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है और सरस्वती सबसे अधिक पूजनीय पवित्र नदी है। सरस्वती घाटी को ब्रह्मावर्त, हिमालय को हेमवंत और हिंदू कुश को मुंजमत कहा जाता है। इसके राजनीतिक संरचना की बात करें, भरत, मत्स्य, यदु और पुरु उस समय के आदिवासी साम्राज्य थे। आदिवासी मुखिया पर राजन अपनी जनजाति तथा मवेशियों का रक्षक होता था। वह युद्धों को नेतृत्व करता था और जनजाति की ओर से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। आदिवासी मुखिया को गोपति या गोपा, गायों का रक्षक भी कहा जाता था। रानी को महिषी कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत प्रतीत होता था, लेकिन आदिवासी सभा जो समिति होती थी उसके द्वारा चुनाव होता था। इसके साक्ष्य मौजूद थे। सभा, समिति, विदत और गण जैसी जनजातियां सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। यह नोट करने वाली बात है कि वैदिक काल में महिलाएं जो होती थी ये सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा क्या थी? सभा बड़ों या कुलीन वर्गों की सभा थी। समिति आम या साधारण लोगों की सभा थी। विदत जनजातियों की सभा थी। गण संभव एक कबीला जो था वो संगठन था कबीले का। ठीक है। शासन की बात करें, औपचारिक न्यायिक प्रणाली अनुपस्थित थी और न्याय प्रशासन के लिए कोई विशिष्ट अधिकारी नहीं था। चोरी, विशेषकर गायों की चोरी अधिकतर होती थी और सेंधमारी को रोकने के लिए जासूसों की सहायता ली जाती थी। आधिकारिक उपाधियां सीधे तौर पर क्षेत्रीय प्रशासन का संकेत नहीं देती थी, लेकिन क्षेत्रीय रूप से कुछ कर्तव्य तय किए गए थे। उस समय की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां निम्नलिखित हैं, जैसे पुरोहित आदिवासी प्रमुख को प्रेरित करते थे। गायों और दासों के रूप में उनको मिलने वाले पुरस्कार के बदले में पुरोहित आदिवासियों के कार्यों की प्रशंसा करते थे। मतलब पुरोहितों को जो है गाय जो है दान में दी जाती थी और फिर बाद में प्रशंसा भी करते थे। नेक्स्ट है सेनानी। ये शस्त्र विद्या में कुशल थे तथा सेना के प्रमुख थे। वज्रपति चारागाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रभारी अधिकारी। इसके अलावा ये युद्ध में कुलप परिवार के मुखिया या ग्रामीणों लड़ने वाली इकाइयों के नेता का भी नेतृत्व करते थे। समय के साथ साथ ग्रामीण और वज्रपति की भूमिका पर्यायवाची बन गई। नेक्स्ट है सैन्य संरचना और संघर्ष। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था और युद्ध के दौरान एकत्रित आदिवासी इकाइयों पर निर्भर रहता था। सैन्य कार्य व्रत, गढ़, ग्राम और सारदा नामक जनजातियां समूहों द्वारा किए जाते थे। पूर्व आर्यों के साथ संघर्ष और आंतरिक जनजातियां विवादों में लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप आर्य 5 जनजातियों का पंचजन विभाजित हो गया। भरत और त्रिशु वशिष्ठ ऋषि द्वारा समर्थित प्रमुख आर्य कुल के थे। सुदास के नेतृत्व में भरत ने 10 राग युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध में 10 शासकों, आर्य और गैर आर्य नेताओं का मिश्रण के संघ को परशुराणी जो कि रावी नदी के तट पर हराया था। भरत और पुरु मिलकर कुरु बन गए। पांडव और कौरव दोनों
कुरुवंश के थे। बाद में कुरु ने पांचालों के साथ गठबंधन किया और ऊपरी गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आर्यों द्वारा विजित किए गए दास और दस्युओं के साथ दासों और शूद्रों जैसा व्यवहार किया जाता था। दास प्राचीन ईरानी ग्रंथों में उल्लिखित प्रारंभिक आर्यों की एक शाखा प्रतीत होती है, जबकि दस्यु संभवतः देशज मूल निवासी थे। आर्य प्रमुख सुदास ने उन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, आर्य प्रमुखों का दासों के प्रति नरम रूप था, लेकिन दस्युओं के प्रति शत्रुतापूर्ण रूप था। इंडो आर्यों ने पश्चिम एशिया और भारत में घोड़ों द्वारा संचालित रथों की शुरुआत की तथा बेहतर हथियारों और कवच का इस्तेमाल किया। कवच को बर्मन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष का नाम भरत जनजाति के नाम पर रखा गया। यह सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज। प्रारंभ में समाज का वर्ण या रंग के आधार पर विभेद किया गया था। आर्य गोरी त्वचा वाले और गैर आर्य गहरा रंग और एक अलग भाषा बोलने वाले थे। गैर आर्यों दस्युओं में अव्रता, ईश्वरीय नियमों का पालन न करने वाला और अक्रतु यज्ञ न करने वाला शामिल थे। समाज समतावादी तथा जाति भेदभाव से मुक्त था। व्यवसाय जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। सख्त सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक युग के अंत में प्रचलन में आई, क्योंकि उसका उल्लेख केवल पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। इसी समय समाज में असमानता विकसित होने लगी। आदिवासी प्रमुखों और पुजारियों को लूट का बड़ा हिस्सा मिलने लगा, जिससे समाज 3 समूहों में विभाजित हो गया। योद्धा, पुजारी और आमजन, जो कि ईरान की तर्ज पर है। ऋग्वैदिक लोग गुलामी से परिचित थे। वहाँ मुख्य रूप से महिला दासों का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, न कि कृषि कार्य के लिए। उपहार के रूप में भूमि का साक्ष अनुपस्थित है तथा अनाज का साक्ष भी दुर्लभ है। पारिवारिक संरचना की बात करें, सामाजिक संरचना पर आधारित थी। समाज की प्राथमिक इकाई कुल, माता पिता पुत्र दास और अन्य थे, जिसका नेतृत्व कुलप करता था। समाज की मूल इकाई परिवार या गृह था, जिसका मुखिया गृहपति होता था और उसकी पत्नी सपत्नी कहलाती थी। यह संयुक्त एक प्रतिष्ठात्मक परिवार था। कई परिवारों ने एक बीच या एक कबीला बनाया था। एकाविश ने एक जन का गठन किया, जो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। जन और विष शब्द ऋग्वेद में आते हैं, लेकिन ऋग्वेद ग्रंथ में जनपद का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। विष को लड़ाई के लिए ग्राम या छोटी जनजातीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। जब ग्राम आपस में झगड़ते थे तो यह संग्राम या युद्ध का कारण बनता था। विवाह एक पत्नी प्रथा पर आधारित था, लेकिन बहुविवाह और बहुपति प्रथा भी देखने को मिलती थी। ऋग्वेद में बेटियों के लिए कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई, हालांकि बच्चों और मवेशियों की इच्छा ऋचा में बार बार दोहराई गई है। महिलाओं की स्थिति की बात करें, यद्यपि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास जैसे उपनयन, अलंकरण समारोह, जीवन साथी का चयन, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा आदि के लिए पुरुषों के समान अवसर दिए जाने के अधिकारों का उल्लेख भी मिलता है। उस समय की उल्लेखनीय महिला कवित्री, अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा थीं। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां अनुपस्थित थीं और विवाह योग्य आयु से 16 से 17 वर्ष प्रतीत होती थी। अर्थव्यवस्था की बात करें, समाज मुख्य रूप से ग्रामीण था, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। संपत्ति का अनुमान गायों की संख्या से लगाया जाता था। यद्यपि व्यापार और वाणिज्य समिति थे, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिनमें गाय एक प्रमुख विनिमय वस्तु थी। निजी संपत्ति की अवधारणा के रूप में भूमि स्वामित्व अस्तित्व में नहीं था। कुलों ने सामूहिक रूप से संसाधनों को साझा किया। राजन, पुरोहित और कारीगर सहित सभी व्यक्ति कबीले के हिस्सा थे। आग बुझाने की तकनीक और लकड़ी के हल, लंगला और सुरा का उपयोग करके आदिम कृषि का प्रचलन था। सीता शब्द का अर्थ जुताई द्वारा बनाई गई नाली थी। जौ शब्द, जो कि यौ और गेहूं गोधूम की खेती करते थे। जो शब्द है वो यौ के लिए और गेहूं गोधूम बोला जाता था उस टाइम। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पानी संभवतः चरखी का उपयोग करके
मवेशियों द्वारा संचालित जल लिफ्टों या रटों द्वारा कुओं से खींचा जाता था। बढ़ईगिरी, बुनाई और रथ निर्माण जैसी व्यवस्थाओं में लगे शिल्पकार रथ दौड़ की लोकप्रियता के कारण विशेष प्रतिष्ठा रखते थे। श्री या सूत का उल्लेख जो कताई का संकेत देता है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं और बढ़ई, जो तक्षण बोला जाता था, द्वारा किया जाता था। कराधान या विनिमय, अर्थव्यवस्था लोगों में विष और युद्ध में प्राप्त धन के स्वैच्छिक अनिवार्य योगदान जैसे बलि पर निर्भर थी। सामाजिक आदान प्रदान में उपहार, पुनर्वितरण, शिष्टाचार को बढ़ावा, आतिथ्य प्रदान करना और स्वयं सहायता प्रदान करना शामिल था। लौह प्रौद्योगिकी अनुपस्थित थी तथा धातुकर्म संबंधित गतिविधियां सीमित थी। अयस्क नामक धातु तांबा या कांस ज्ञात थी। कर्मारा, लोहार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सोने के लिए सबसे पुरानी संस्कृत शब्द हिरण्य का उल्लेख किया गया है। धार्मिक जीवन की बात करें, ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से यज्ञों के माध्यम से पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और वज्र जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। एक विशिष्ट विशेषताएं हेनोथिज्म या कैथोथिज्म थी, जहां प्रत्येक स्रोत ने एक विशिष्ट देवता को अस्थायी रूप से सर्वोच्च दर्जा दिया था। अग्निपंथ का विशिष्ट पहलू इंडो आर्यन और इंडो ईरानी दोनों से संबंधित था। जादू का प्रचलन नहीं था। अगन्या, हत्या न की जाने वाली, समझी जाने वाली गायों को छोड़कर मांस का सेवन और जानवरों की बलि का उल्लेख पाया गया है। इस युग में विभिन्न देवताओं और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं को उनके धार्मिक अनुष्ठानों में मान्यता दी गई है। प्रमुख देवताओं की बात करें, इंद्र, इनके जो गुण थे, आर्यों के सबसे महान देवता थे। इनके नाम पर 250 सूक्त समर्पित है। इनको पुरंदर बोला गया, किलों को न तोड़ने वाला। उर्वजीत, उपजाऊ क्षेत्रों का विजेता। माघवन, प्रचुर और वित्रहन, वृक्ष को नष्ट करने वाला, अराजकता फैलाने वाला के नाम से जाना जाता है। अग्नि, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता। अग्नि के देवता 200 सूक्त हैं इनके समर्पित हैं। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। वरुण, तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। जल के देवता हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था ऋतु को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सोम, पौधों के देवता। सोम को ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो कवियों को श्लोक अथवा स्रोत लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऋग्वेद का संपूर्ण 11वां मंडल उन्हीं को समर्पित है। अनुलिखित देवता हैं। रुद्र विनाश के देवता हैं। बाद में वैदिक चरण में शिव में विलीन हो गए। ये मृत्यु के देवता हैं। पूषण, शूद्रो तथा मवेशियों के देवता हैं। सूर्य, घोष के पुत्र। विष्णु, परोपकारी और सौम्य देवता। मरुत, तूफान के देवता हैं। अश्विनी, कुमार, युद्ध और होता के देवता हैं। उल्लेखनीय कुछ देवियां हैं जैसे सावित्री, सूर्य देवता। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का श्रेय ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उन्होंने ही दिया था। अदिति, अनंत काल की देवी, देवताओं की माता। उषा, भोर की देवी। कुछ अर्ध देवता हैं जैसे गंधर्व, दिव्य संगीतकार। विश्वदेव, मध्यवर्ती देवता। अप्सराएं, आर्यमन, संधि और विवाह के संरक्षक। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।